हमें इंडिपेंडेंस मिला 1947 में और इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारे कंट्री में दो स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर इमर्ज हुए। कौन कौन से दो स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर इमर्ज हुए? एक रिवाइवलिस्ट स्कूल और दूसरा मॉडर्निस्ट स्कूल। बहुत सिंपल, इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारी कंट्री में दो स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर इमर्ज हुए। कौन कौन से दो स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर इमर्ज हुए? एक रिवाइवलिस्ट स्कूल और दूसरा मॉडर्निस्ट स्कूल। लेकिन ये दोनों ही स्कूल्स खुद को पूरे तरीके से कॉलोनियल आर्किटेक्चर से अलग कर नहीं पाएंगे। बोथ स्कूल्स कुड नॉट ब्रेक अवे फ्रॉम द कॉलोनियल हैंगओवर, और ये दिखता है आगे आने वाले आर्किटेक्चर्स में। फॉर एग्जाम्पल, पंजाब की गवर्नमेंट ने ली कोरब्यूजर को हायर किया चंडीगढ़ की सिटी को डिजाइन करने के लिए, और चंडीगढ़ के डिजाइन में कुछ कुछ कॉलोनियल आर्किटेक्चर भी देखने को मिलता है। बहुत सिंपल तौर पे अगर याद रखें तो इंडिपेंडेंस मिलने के बाद हमारे कंट्री में दो स्कूल्स ऑफ आर्किटेक्चर इमर्ज हुए। कौन कौन से दो स्कूल्स? एक रिवाइवलिस्ट स्कूल और दूसरा मॉडर्निस्ट स्कूल। लेकिन ये दोनों ही स्कूल्स खुद को पूरे तरीके से कॉलोनियल आर्किटेक्चर से अलग कर नहीं पाएंगे। जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि इस फेज के दौरान इंपॉर्टेंट आर्किटेक्ट्स कौन कौन रहे, और जो सबसे पहला नाम आता है वो है लॉरी बेकर। लॉरी बेकर, इनको आर्किटेक्ट ऑफ द पुअर भी बुलाया जाता है। लॉरी बेकर इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ पुअर। और लॉरी बेकर का जो सबसे इंपॉर्टेंट काम है वो है मास हाउसिंग कॉन्सेप्ट इन केरला। केरला में जो पुअर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी था उसके लिए मास हाउसिंग कॉन्सेप्ट को डेवलप किया लॉरी बेकर ने। 2006 में लॉरी बेकर को नॉमिनेट किया गया फॉर पिट्सगर प्राइज। पिट्सगर प्राइज, इसको नोबेल प्राइज ऑफ आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। तो पिट्सगर प्राइज के लिए भी 2006 में लॉरी बेकर को नॉमिनेट किया गया। बहुत सिंपल सी चीजें। लॉरी बेकर इज नोन एज द आर्किटेक्ट ऑफ पुअर। लॉरी बेकर का सबसे इंपॉर्टेंट काम है मास हाउसिंग कॉन्सेप्ट इन केरला। 2006 में इनको नॉमिनेट किया गया पिट्सगर प्राइज के लिए। अच्छा, लॉरी बेकर ने जो भी कंस्ट्रक्शंस किए उन कंस्ट्रक्शंस के फीचर्स क्या थे? एक तो इन्होंने एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग्स को बनाया। ऐसे बिल्डिंग्स को बनाया जिनमें वेंटिलेशन के ऊपर फोकस किया गया, जिनमें थर्मल कंफर्ट के ऊपर फोकस किया गया। तो लॉरी बेकर ने एनवायरमेंटल फ्रेंडली बिल्डिंग्स को बनाया। साथ ही साथ लॉरी बेकर ने कॉन्सेप्ट ऑफ फेलर स्लैब कंस्ट्रक्शन को भी इंट्रोड्यूस किया। फेलर स्लैब कंस्ट्रक्शन कॉन्सेप्ट किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉरी बेकर ने किया। अब सिविल इंजीनियरिंग वाले लोगों को पता होगा कि फेलर स्लैब कंस्ट्रक्शन क्या होता है। अगर बहुत सिंपल तौर पे बोलें तो स्टील के कंजम्पशन को रिड्यूस करने के लिए, ओवरऑल कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए स्टील की जगह पे आप क्या यूज करते हो? आप टाइल्स को यूज करते हो, आप क्ले पॉट्स को यूज करते हो। तो एक कॉन्सेप्ट ऑफ फेलर स्लैब कंस्ट्रक्शन भी किसने इंट्रोड्यूस किया? लॉरी बेकर ने किया। लॉरी बेकर को कंसाइंस कीपर ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है और गांधी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। बहुत सिंपल, लॉरी बेकर को आर्किटेक्ट ऑफ द पुअर कहा जाता है, लॉरी बेकर को कंसाइंस कीपर ऑफ द इंडियन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है, लॉरी बेकर को गांधी ऑफ इंडियन आर्किटेक्चर भी कहा जाता है। और इनका सबसे इंपॉर्टेंट काम मास हाउसिंग कॉन्सेप्ट इन केरला। 2006 में इनको नॉमिनेट किया गया पिट्सगर प्राइज के लिए। इनकी जो बिल्डिंग्स थी देवर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। उन बिल्डिंग्स में वेंटिलेशन के ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया गया, थर्मल कंफर्ट के ऊपर प्रॉपर ध्यान दिया गया, और लॉरी बेकर ने कॉन्सेप्ट ऑफ फेलर स्लैब कंस्ट्रक्शन को भी इंट्रोड्यूस किया। फिर इसके बाद दूसरे हैं चार्ल्स कोरी। चार्ल्स कोरी जाने जाते हैं अर्बन आर्किटेक्चर के लिए, जाने जाते हैं स्पेशल प्लानिंग के लिए। ये चार्ल्स कोरी जो हैं वो अर्बन आर्किटेक्चर के लिए और स्पेशल प्लानिंग के लिए जाने जाते हैं। चार्ल्स कोरी ने अडॉप्ट किया मॉडर्न आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स को, लेकिन साथ ही साथ इन्होंने लोकल नीड्स का भी ध्यान रखा, इन्होंने लोकल सेंसिबिलिटीज का भी ध्यान रखा। तो चार्ल्स कोरी जाने जाते हैं अर्बन आर्किटेक्चर के लिए और स्पेशल प्लानिंग के लिए। जो बिल्डिंग्स इन्होंने डिजाइन की उनमें से कुछ के एग्जांपल्स दे रखे हैं। जैसे मध्य प्रदेश की जो असेंबली बिल्डिंग है उसको चार्ल्स कोरी ने डिजाइन किया। महात्मा गांधी मेमोरियल म्यूजियम जो कि अहमदाबाद में है, इसको भी इन्होंने ही डिजाइन किया। LIC बिल्डिंग जो कि कनॉट पैलेस न्यू दिल्ली में है, इसको भी चार्ल्स कोरी ने डिजाइन किया। 2006 में चार्ल्स कोरी को पद्म विभूषण दिया गया। पद्म विभूषण कब दिया गया? 2006 में दिया गया। बहुत सिंपल, चार्ल्स कोरी जाने जाते हैं अर्बन आर्किटेक्चर के लिए। इन्होंने मॉडर्न आर्किटेक्चरल प्रिंसिपल्स को अडॉप्ट किया, कई सारी बिल्डिंग्स इन्होंने डिजाइन की और 2006 में इनको पद्म विभूषण दिया गया। फिर इसके बाद हैं अच्युत पुरुषोत्तम कनविंदे। अच्युत पुरुषोत्तम कनविंदे
बड़े ही इंपॉर्टेंट इंडियन आर्किटेक्ट हैं और इन्होंने मॉडर्न आर्किटेक्चर को मिक्स किया विद द एलिमेंट्स ऑफ ब्रूचलिस्ट आर्किटेक्चर। मॉडर्न आर्किटेक्चर को इन्होंने कंबाइन किया विद द एलिमेंट्स ऑफ ब्रूचलिस्ट आर्किटेक्चर। अब ब्रूचलिस्ट आर्किटेक्चर क्या होता है, अगर बहुत सिंपल तौर पे बात करें तो इसमें जो कंस्ट्रक्शन किया जाता है उसको बहुत ही इलेबोरेट करके दिखाया जाता है, उसको बहुत ही एनहेंस करके दिखाया जाता है। तो अच्युत पुरुषोत्तम कनविंदे ने मॉडर्न आर्किटेक्चर को मिक्स किया विद द एलिमेंट्स ऑफ ब्रूचलिस्ट आर्किटेक्चर। 1974 में इनको पद्मश्री दिया गया। 1974 में अच्युत पुरुषोत्तम कनविंदे को पद्मश्री दिया गया। इन्होंने आईआईटी कानपुर की बिल्डिंग को डिजाइन किया। नेशनल साइंस सेंटर जो कि दिल्ली में लोकेटेड है उसका कंस्ट्रक्शन इन्होंने किया। दूध सागर डेयरी प्लांट जो कि महसाना गुजरात में लोकेटेड है उसकी बिल्डिंग को भी इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट किया। और इस्कॉन टेम्पल जो कि न्यू दिल्ली में लोकेटेड है उसको भी इन्होंने ही कंस्ट्रक्ट किया। ये कुछ एग्जाम्पल्स हैं जिनके कंस्ट्रक्शन के साथ में अच्युत पुरुषोत्तम कनविंदे एसोसिएटेड रहे। देखो बहुत सिंपल सी चीजें हैं, मोटा मोटा याद रखना, एक दो लाइन इन सब के बारे में याद रखना ताकि अगर कभी पूछ ली जाए, कभी अगर मेंस में कोई क्वेश्चन आ जाए तो आप इनको कोट कर पाओ। बाकी बहुत ज़्यादा गहराई में जाके घुसने की ज़रूरत नहीं है। अच्छा, हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना ज़रूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को, जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड है, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं उनको शेयर कर दो। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। फिर इसके बाद बात आती है पार्लियामेंट हाउस के बारे में। न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग अभी बनाई गई है, न्यू दिल्ली में इसका कंस्ट्रक्शन किया गया है और ये बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन किया गया है एज पार्ट ऑफ सेंट्रल विस्ता रीडेवलपमेंट प्रोजेक्ट। ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसको इनॉग्रेट किया गया 28 मई 2023 को। ये जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इसको डिजाइन किया गया है विमल पटेल के द्वारा। किसने डिजाइन किया है? विमल पटेल ने इसको डिजाइन किया है। ये हमारे नए पार्लियामेंट की बिल्डिंग है। ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग की अगर बात करें तो इसको बनवाया गया 1927 में। कब बनवाया गया? 1927 में। और ये जो ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है हमारी, इसको किसने डिजाइन किया था? हर्बर्ट बेकर ने और एडविन ल्यूटाइंस ने। किसने? हर्बर्ट बेकर ने और एडविन ल्यूटाइंस ने डिजाइन किया था ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग को। और ये जो हमारी ओल्ड पार्लियामेंट बिल्डिंग है ये इन्फ्लुएंस थी बाय चौसात योगिनी टेम्पल। चौसात योगिनी टेम्पल जो कि कहाँ पे लोकेटेड है? मध्य प्रदेश में लोकेटेड है। ये जो इमेज है ये है चौसात योगिनी टेम्पल की और इसी से इन्फ्लुएंस थी हमारी ओल्ड पार्लियामेंट की बिल्डिंग। और इसके साथ ये जो चैप्टर है ये चैप्टर खत्म हो गया। इसमें एक लंबी चौड़ी लिस्ट दे रखी है टेम्पल्स की, लगभग 100 एक टेम्पल्स दे रखे होंगे, ज्यादा हो सकते हैं। वो जो लिस्ट है उस लिस्ट को खुद से देख लेना, बाकी जहां जहां पर जरूरत होगी मैं इंक्लूड करता जाऊंगा। कोई डाउट हो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।